श्रीमती नीतू कुमारी जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री अशोक कुमार जी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी, हमारे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.पी. शाही जी, मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर विपिन कुमार जी, पीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण, देवियों और सज्जनों, और इस गोष्ठी में हिस्सा लेने आए दूसरे विश्वविद्यालय और विद्यालयों के बहुत ही सम्मानित प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जन। आपका विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आप कोई भी शासन व्यवस्था को अपना लीजिए, लेकिन आपकी जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो आपके जिससे आपके संस्कार बनते हैं, आपका दृष्टिकोण बनता है, आपका वर्ल्ड व्यू बनता है, कोई भी शासन व्यवस्था अपनाइए, वो उसी के अनुसार कार्य कर पाते हैं। लोकतंत्र हमारे लिए नया नहीं है। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बिहार ये राज्य तो अपने आप में लोकतंत्र की जननी है, क्योंकि जिस वक्त ग्रीको रोमन स्टेट्स का भी अस्तित्व नहीं हुआ था, तब बिहार के वैशाली और आसपास के क्षेत्रों में और कुछ जगह दक्षिण भारत में हुई थी, जहां शासक कौन होगा उसका निर्णय जनता करती है। दुनिया में, बल्कि कहूं कि दुनिया में शासन व्यवस्था बनाने का एक ही तरीका था, गर्दनें काटना, हिंसा करना, खून बहाना। जिनके पास तलवार की ताकत थी, वो दूसरों पर अपना आधिपत्य जमा लेते, और उनमें जिनके पास तलवार के साथ बुद्धि भी थी, वो उनका नेतृत्व करते। और वो के खून बहाना, ये ध्यान रखिएगा, वो केवल उसी वक्त नहीं होता था जब वो अपने क्षेत्रों से निकलकर दूसरों पर कब्जा करते थे, बल्कि उनके यहाँ उत्तराधिकारी भी इसी सिद्धांत पर तय होता था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अपने देश के इतिहास को पढ़ लीजिए, जहां भाई के हाथों बाकी सारे भाई मारे जाते थे। और दुनिया में ऐसी भी व्यवस्थाएं रही हैं
जहां बाप जो शासक होता था वो ये सुनिश्चित करने के लिए कि अपने बेटों में वो किसको शासन देना चाहता है और उसी को शासन मिले। मैं नाम नहीं लूंगा, लगेगा आलोचना कर रहा हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल निष्पक्ष जो मेरा अध्ययन है उसके आधार पर एक बात आपको बता कि शासक पिता ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिस बेटे को वो चाहता है कि वो उसके बाद शासन की बागडोर संभाले, वो अपने जीवन में ही अपने बाकी पुत्रों को खत्म करा देगा। और अगर उसको किसी पुत्र पर ज्यादा प्यार आया कि इसकी जान नहीं लेनी, तो उसको अफीम का आदी बना देता था ताकि वो इस लायक न रहे कि वो शासन करने की बात सोचे। लेकिन फिर दुनिया की समझ में आया कि ये सवाल हुआ कि क्या खून बहाने के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है शासन व्यवस्था बनाने का। और लंबे सोच विचार, दार्शनिक विचारक, आध्यात्मिक लोग, और फिर ये एक तरीका लोकतंत्र का अस्तित्व में आया जिसको ये नहीं कहा गया कि ये परफेक्ट है, ये दोष रहित है, लेकिन इंसान के बनाए हुए शासन करने के जितने तरीके हैं ये कहा गया कि उसमें ये बेहतर है क्योंकि ये सत्ता का परिवर्तन बगैर खून बहाए सुनिश्चित करता है। और जैसा मैंने आपको कहा, हमारे लिए ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि हमने ये व्यवस्था विदेशों से आयातित की। नहीं, बिल्कुल केवल वैशाली नहीं, केवल दक्षिण भारत के कुछ हिस्से नहीं। जब विदेशी भी शासक, गौर से पढ़िएगा, आप तो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले गुरु हैं और विद्यार्थी हैं, इसे जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इसको जरा सा गहनता के साथ अध्ययन कीजिएगा। जहां लोकतांत्रिक तरीका नहीं था, केवल राजतंत्र था, और हद ये है कि दासता के जमाने में भी जब हमारे ऊपर बाहर से लोग आए हुए लोग शासन कर रहे थे, उस समय भी हमारे गांवों में पंचायतें काम करती थी। वो पंचायतें किस आधार पर काम करती थी? सभाएं होती थी, उसमें फैसला होता था। और भारत की परंपरा है, ये केवल इसको उनके लिए मत सोचिएगा जो पीले रंग के कपड़े, गेरुआ रंग के कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ कब कहा गया है, जाति न पूछो साधु की। ये केवल उनके लिए नहीं है। इसका मतलब ये था, साधु केवल उनको नहीं कहते जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। गेरुआ तो हमारा बहुत सारी भ्रांतियां दिला दी गई। भारत का झंडा है, तिरंगा है, गेरुआ रंग हिंदुओं का है, सफेद रंग, हरा रंग मुसलमानों का है, सफेद रंग बाकी सब कम्युनिटीज का। ये सब भ्रांतियां, अज्ञानता के कारण ये भ्रांतियां फैलाई गई। जिसे हम केसरिया या गेरुआ रंग कहते हैं, अपनी पुस्तकों को पढ़िए, वो त्याग का रंग है। त्यागे तेरी अमृतत्व
दुनिया में आप कोई भी, आप पढ़ाई करते हैं, मैं आपसे कहता हूं आप पढ़ाई करते हैं, जिस समय और लोग सो रहे होते हैं आप अपनी नींद का त्याग करके मां सरस्वती की उपासना करते हैं। हमारा सिपाही जो देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहा है, जिसके कारण हम रात को सो पाते हैं, वो अपनी हर चीज का त्याग कर। मैं कहता हूं जो सुरक्षा में लगे हुए हमारे अपने अंदर जो पुलिस फोर्स है, सही गलत हर पेशे में हो सकते हैं, लेकिन बात उनकी होती है जो बड़ी तादाद होती है, वो भी त्याग करते हैं, गुरु भी त्याग करते। बगैर त्याग के जीवन बन ही नहीं सकता। मानवीय जीवन, सभ्यता का जीवन, सभ्यता का जीवन कैसे जिया जाता है? बाकी सब, चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे वाद्य हो, जो कुछ भी हो, वाक कला हो, जितनी अच्छा व्यंजन हो, ये सब तो उसके डिटेल्स हैं। जिस दिन इंसान अपने स्वार्थ का त्याग करके परमार्थ को स्वीकार कर लेता है, वो सभ्य हो जाता है। मैंने एक रेखा खींची और ध्यान रखिएगा हमेशा, महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, मानवीय गुण है। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा किसी आदर्श चरित्र से प्रेरित नहीं है, तो वो खालिस अराजकता में बदल जाती है। अभी तो हमारे लिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा, हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन इन चीजों को प्राप्त करने में हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। शासन का मतलब ये नहीं है, और खासतौर से लोकतंत्र कहा गया कि निश्चित समय के लिए आपके पास सत्ता आती है, लेकिन सत्ता का स्रोत तो आम आदमी। इस चेतना के साथ सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है कि सत्ता का मालिक मैं नहीं हूं, सत्ता के मालिक इस देश के आम जन हैं। ये केवल उन्होंने मुझे 5 वर्ष के लिए अधिकार दिया है कि उनकी तरफ से मैं इस अधिकार का प्रयोग करूं। और कैसे करूं? मैं आपको एक महाभारत की छोटी सी कहानी बताता हूं। महाभारत खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गंधारी, मां कुंती, जब पांडवों को राज करते हुए बहुत साल हो गए, तो उन्होंने वानप्रस्थ संन्यास आश्रम लेने का फैसला किया। अब हमें राजधानी को छोड़ के वन में चले जाना चाहिए। हमारी उम्र बहुत हो, जो भारत का तरीका रहा है। पांडवों ने बहुत समझाया, मिन्नत करी, समाजत करी, वो नहीं मानी। और जब वो चले तो 5 पांडव उनको रुखसत करने के लिए आगे तक गए, और एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर मां कुंती ने उन्हें रोका और युधिष्ठिर की तरफ मुंह करके कहा, इसको मैं चाहता हूं, इसको गौर करिएगा, निर्वत्स्वा कुरु श्रेष्ठ भीम सिया विभीषा धर्मे ते बुद्धि मन सते महतस्तुचा।
युधिष्ठिर, भीम और दूसरे भाइयों को लेकर वापस राजधानी जाओ। तुम्हारे ऊपर राज्य का शासन चलाने का दायित्व है, उस दायित्व को पूरा करो। और उस दायित्व को पूरा करते समय ध्यान रखो, धर्मेते ध्यातम बुद्धि, कि तुम्हारी बुद्धि धर्म के अनुसार चले और मन सते महदस्तुचा, तुम्हारा मन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सब किसी को अपने अंदर समाए, चाहे जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति। अब यहाँ पे हमारी एक समस्या पैदा होती है। हमारे यहाँ धर्म को परिभाषित मान लिया बगैर गौर किए कि धर्म रिलीजन का अनुवाद बिल्कुल गलत। धर्म का वो मतलब ही नहीं है, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। भारतीय संस्कृति में अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं तो आप विद्यार्थी धर्म का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं। अगर आप आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री हैं और आप अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं तो आप पुत्र और पुत्री धर्म का पालन करते हैं। अगर आप पिता हैं और आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो आप माँ और पिता के धर्म का पालन करते हैं। धर्म कहते हैं सभ्य व्यवहार को। उसकी बहुत सारी परिभाषा, मुझे जहां तक याद है 18 परिभाषा है, लेकिन सबसे बड़ी परिभाषा है कि जहां सभ्य व्यवहार कहा गया, और सभ्यता क्या है? शतपथ ब्राह्मणी में कहा कि जिस समाज में मत से न्याय न हो वो सभ्य समाज। मत से न्याय का मतलब जहां मजबूत कमजोर को खा जाता है, दबा देता है, उसका खून चूसता है, उसको अत्याचार करता है। और कहा ये सब चीजें हैं तो मत से समाज है, और ये सब चीजें अगर समाज में नहीं है तो क्या है? सभ्य समाज। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जो परिभाषाएं बहुत सारी, पर मुझे जो परिभाषा बड़ी अच्छी लगती है, यतु अभ्युदय निःश्रेयसा सिद्धि इति धर्मा। धर्मा इससे अलग भी कहा गया है कि जो धारण करे, जो समाज को इकट्ठा रख सके, उनको बिखरने न दे, उनकी विविधताओं और अनेकताओं के बावजूद उनमें एकता कायम रखे, वो धर्म। लेकिन ये परिभाषा कहती है कि जिस चीज से आपका ये जीवन भी सफल हो और मरने के बाद जिस मुक्ति की हम कल्पना करते हैं वो भी सुनिश्चित हो जाए, उसे कहा वो असल में धर्म है। तो वो धर्म तो कभी भी दूसरे के पैर पे पैर रख के कभी प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे का सम्मान करके, जो मैंने पहले कहा कि मत से न्याय में मजबूत कोई ये मानता है कि मेरा अधिकार है कि मैं औरों को दबा सकूं। सभ्य समाज में मजबूत आदमी अपने इस दायित्व को महसूस करता है कि गरीब और कमजोर भी सम्मान के साथ, आदर के साथ जीवन बिता सके। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं इसको सुनिश्चित करूंगा। धर्म ये, और इसीलिए कहा कि हमेशा ये वे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति,
जो मातुंगी ने कहा है कि मन सते महतस्तुचा, तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, इंसान हो, और इंसान छोड़ो, मतलब उनके लिए दिल में जगह होनी चाहिए, लेकिन इंसान छोड़ो, भारतीय संस्कृति तो आत्मा में से परिभाषित होती है, आत्मा के बंधन को मानती है, और केवल इंसानों में नहीं, जानवरों और पेड़ पौधों में भी आत्मा है, ये हम मानते हैं। मानने का मतलब क्या है? हमें ये अधिकार भी नहीं है कि हम पेड़ पौधे को, जानवरों का शोषण कर सकें, उन्हें अपने फायदे के लिए, उनको पीड़ा पहुंचाएं अपने फायदे के लिए, ये अधिकार भी हमें हरगिज नहीं। तो हमारी जो शासन व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिबिंब है हमारी मान्यताओं का और हमारी परंपराओं। अपनी परंपराओं का ज्ञान किए बगैर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी ठीक से नहीं समझ सकते। अगर आपने ओरिजिनल कॉपी देखी हो, जो मूल प्रति है संविधान की, तो उसमें जगह जगह इन्हीं चीजों को लेकर चित्रण बन, एक पेज पर प्रावधान है, एक पृष्ठ पर, और उसके सामने उन प्रावधानों से संबंधित किया है भारत के किसी पुरानी कहानी को और उसका चित्रण। तो संविधान को समझने के लिए भी अपनी परंपराओं को समझना जरूरी है। और आखिर में एक बात कहते हुए आपसे, मैं किसी बात की पुस्तक की बात नहीं करता, मैं खुद जब पहली दफा ये पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, और ये सुनने के बाद आप इसको संविधान के प्रावधानों से जरा तुलना कीजिए। ऐसे लगता है जैसे इन दो लाइनों को पूरे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे प्रोविजन है, ऐसे लगेगा आपको जैसे वो इन दो लाइनों का प्रतिबिंब। और ये दो लाइनें ऋग्वेद से, पाषण नेगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु संरक्षित संयम राजा दुर्गे जलपते तथा। अर्थात पाषण नेगम कहते हैं वेद को मानने वाला, जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन के जो नियम, हम अपना जीवन मर्यादा जिसे कहते हैं, हम मर्यादित जीवन कैसे बिताएं, ये सीख हमें वेद से लेनी। उनको कहते हैं नेगम। और पाषण किसको कहते हैं? जो कहते हैं ये वेद बेकार की चीज, इसमें कुछ भी नहीं। जीवन आनंद लेने का नाम है, एंजॉय करने का नाम है। जीवन का उद्देश्य ये है, और मर्यादा कोई चीज नहीं होती। क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा कि आनंद से जियो, दूध पियो, घी खाओ, उधार लेके भी खाना पड़े तो खाओ, कोई मर्यादा नहीं जीवन। जिन्हें चार वाक्य कहा गया पाषण। लेकिन देखिए खूबसूरती, देखिए पहले नेगम का नाम नहीं लिया, पहले पाषण का नाम लिया। पाषण नेगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु। तुम चाहे पाषण हो, तुम चाहे वेद को डिनाई करते हो, इनकार करते हो, तुम चाहे वेद के मानने वाले हो, या तुम कोई भी हो, शासक का धर्म ये है कि वो हर प्रकार के लोगों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करे। तो शासक का धर्म क्या है? ये देखना नहीं है कि कौन किस पृष्ठभूमि का, उसका एक ही काम है। डॉक्टर का काम क्या है? वो मरीज से ये नहीं पूछता तुम किस घर में पैदा हुए,
वो पूछता है तुम्हारा रोग क्या है, वो रोग का उपचार करता है। इसी तरह चूंकि यहाँ शासन व्यवस्था की बात है, भारत का शासन, भारत की परंपरा और भारत के आदर्श और मूल्य के मुताबिक, और मैं मानता हूं हमारा संविधान उसका प्रतिबिंब, उसके मुताबिक चलता है। और वो परंपरा ये है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किस पृष्ठभूमि का है, हमें इससे मतलब है कि उसकी समस्या है और कानूनी तरीके से उसका कैसा समाधान किया जा सकता है। हमारी बहन विधायक नीतू जी ने कुछ मांगे हैं, मैं बिल्कुल कोई घोषणा नहीं करने जा रहा, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि जहां नीतू कुमारी जैसी सजग प्रतिनिधि हो, वहां की मांगों को कोई रोक नहीं सकता। और आपका पढ़ाती है दीक्षिता, विश्वविद्यालय बोर्ड गया में क्या पढ़ाती है? मुझे लगा कि आप साहित्य पढ़ाती, ऐसी कविताएं आपने लिखी और इतनी तारीफ करी है। मेरा आपसे क्या, मुझे पता नहीं था ये कौन, लेकिन मुझे बाद में पता चल गया ये कौन है। इसलिए इनकी बात पर विश्वास मत करिएगा। ये यूपी की हैं तो ये मेरी बेटी की तरह है, तो बेटी को बाप की तारीफ करती है, बिल्कुल विश्वास मत करिए। मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।